कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल और आज का कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल कारगर साबित होगा। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके दोनों एक साथ अपलोड कर रहे हैं ताकि आने वाली आगामी भर्ती परीक्षा में आप अच्छा सेफ स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, ये मैं आश्वासन आपको देता हूँ कि अगर आप प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं तो आने वाली भर्ती परीक्षा में राजस्थान करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक जीके में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले फैक्ट से। फसल के सीधे निर्यात हेतु $10 लाख का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। हाल ही के अंदर राजस्थान में फसल के सीधे निर्यात हेतु $10 लाख का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। कभी जीव का बेरी कहलाने वाला जीरा अब मारवाड़ का नया हीरा बन गया है। दोस्तों, कभी बेकार माना जाता था जीरा, जो अब मारवाड़ का नया हीरा बनकर उभरा है। देश के उत्पादन का 60% जीरा उगाने वाले पश्चिमी राजस्थान अब विदेशी बाजार पहुंचने लगा है। इसके लिए मसाला बोर्ड ने $10 लाख का पायलट प्रोजेक्ट लिया है। इसमें जीरे के साथ सौंफ की खेती को भी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, दोनों फसलों के नाम आपको ध्यान रखना है, जीरा और जीरे के साथ सौंफ का, जो पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। $10 लाख का पायलट प्रोजेक्ट इसमें शुरू हुआ है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों आज का, सूफी फेस्ट सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 के 15वें संस्करण का आयोजन। हाल ही के अंदर दोस्तों सूफी फेस्ट जो 2024 है उसका 15वां संस्करण हुआ है। 3 दिन के इस फेस्टिवल में हिमालय से किर्गिस्तान और यूरोप से राजस्थान तक के 45 से ज़्यादा कलाकार एक साथ 3 संस्कृतियां यूरोप, भारत व किर्गिस्तान की सिविलाइजेशन संगीत की प्रस्तुति देंगे। दोस्तों, ये जो सूफी फेस्ट होता है हर साल, इस बार 2024 में यूरोप से कुछ कैंडिडेट आएंगे, भारत के हैं, किर्गिस्तान के हैं। जो भारत के हैं तो राजस्थान से भी कुछ जाएंगे। लगभग 45 से ज़्यादा कलाकार जो है वो इस संस्कृति कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। इससे क्या होगा, यूरोप, भारत व किर्गिस्तान की संस्कृति एक दूसरे के साथ साझा होगी, एक दूसरे का संस्कृति का देखने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा जो फैक्ट है आज का, मेक इन इंडिया बाजार में उपलब्ध उपकरणों की तुलना में इस सेंसर की कीमत भी काफ़ी कम है। क्या मतलब है दोस्तों, आईआईटी ने बनाया है ब्रेथ एनालाइजर सेंसर। ये सांसों में एल्कोहल के साथ डायबिटीज, अस्थमा का लगाएगा पता। दोस्तों, आपको पता है जोधपुर में जो आईआईटी है, राजस्थान की काफ़ी एक्टिव आईआईटी है। काफ़ी इसके जो वर्कर है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और नई नई चीज़ों को खोजने की तलाश में रहते हैं। और ऐसा ही उन्होंने किया है एक नया काम, इन्होंने ब्रेथ एनालाइजर सेंसर जो है उसका पता लगाया है, उसकी खोज की है। ये क्या करेगा ब्रेथ एनालाइजर सेंसर, ये सांसों में जो एल्कोहल के साथ डायबिटीज, अस्थमा का पता लगाएगा। आईआईटी जोधपुर ने सांसों में मौजूद एल्कोहल की मात्रा का पता लगाने के अलावा डायबिटीज और अस्थमा की जानकारी करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर सेंसर बनाया है। तो दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर आईआईटी जोधपुर ने कौन सा सेंसर बनाया है, तो दोस्तों आंसर रहेगा ब्रेथ एनालाइजर सेंसर। किसने बनाया है, तो आंसर रहेगा आईआईटी जोधपुर ने। ब्रेथ एनालाइजर सेंसर क्या काम करता है, तो सांसों में एल्कोहल के साथ डायबिटीज का पता लगाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आज का फैक्ट, टोंक बैंक टीचर से दृष्टिबाधित बच्चे करेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग की ओर से दृष्टिबाधित बच्चों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। जिले में इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग का लक्ष्य दृष्टिबाधित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। और इसके विभाग की ओर से वितरित किए गए स्मार्टफोन में कई स्पेशल फीचर डाले गए हैं, मतलब जो फीचर हैं या फीचर यहाँ कुछ स्पेशल डाले गए हैं ताकि दृष्टिबाधित बच्चे हैं आसानी से स्मार्टफोन का उपयोग करें और इसका इस्तेमाल कर पाएँ। दोस्तों, ये कहाँ हुआ है, टोंक बैंक के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र MSNI डिफेंस एक्सपो 2024 जोधपुर की कंपनी ने बनाई सबसे हल्की ब्लेड प्रूफ जैकेट। मैंने कहा था ना जोधपुर जो है वो एक्टिव है, तो महाराष्ट्र MSNI डिफेंस एक्सपो 2024 जोधपुर कंपनी ने सबसे हल्की जो ब्लेड प्रूफ जैकेट है उसको बनाया है। एक्सपो में पहली बार जोधपुर की कंपनी शक्ति मैकटेंक ने दुनिया के सबसे लाइटवेट ब्लूट प्रूफ जैकेट व हेलमेट दिखाए हैं। कंपनी में इसका उत्पादन कर रही है। कंपनी का नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कंपनी का नाम है शक्ति मैकटेक। ठीक है, कहाँ की है दोस्तों, ये जोधपुर की कंपनी है। सबसे हल्के ब्लूट प्रूफ जैकेट व हेलमेट का इसने निर्माण किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य का पहला नॉन ट्रांसप्लांट
ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कहाँ खुलेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 के एग्जामों के लिए। राज्य का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कहाँ खुलेगा दोस्तों? तो ये राजस्थान के झालावाड़ में खुलेगा। राजस्थान का झालावाड़ मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल, जहाँ पर ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज के परिवार की सहमति के बाद 3 अंगों को दूसरी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट करने का निर्णय जो है वो यहाँ लिया गया है। और ये प्रक्रिया राजस्थान के किस जिले से शुरू हुई है? तो दोस्तों तो ये शुरू हुई है झालावाड़ से, ये प्रक्रिया शुरू हुई है। ये आपको नाम ध्यान रखना है। और 3 अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। साउथ एशिया ट्रेवल टूरिज्म में पर्यटन अवार्ड। हाल ही के अंदर ग्रेटर नोएडा में साउथ एशिया ट्रेवल टूरिज्म इंडियन ट्रेवल मार्ट के दूसरे दिन आयोजित समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव कौन है दोस्तों? राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कौन है? श्रीमती गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। तो हाल ही के अंदर जो साउथ एशिया ट्रेवल टूरिज्म में पर्यटन अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? श्रीमती गायत्री राठौड़। श्रीमती गायत्री राठौड़ कौन है दोस्तों? राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है। नेक्स्ट है दोस्तों, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन। हाल ही में दोस्तों आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार के 3 दिन के योग महोत्सव का आयोजन करने की सिफारिश की है। कहाँ पे होगा ये? तो राजस्थान के उदयपुर में होगा, गांधी ग्राउंड के अंदर 8 मार्च से 10 मार्च तक ये योग महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया उदयपुर के अंदर। ये स्थान आपको ध्यान रखना है। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। राजस्थान के कृष्ण नागर ने पुरुषों की SH6 स्पर्धा का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। हाल ही में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर राजस्थान के कृष्ण नागर ने पुरुषों की जो SH6 स्पर्धा है उसका खिताब में जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में जारी NSSO के गाँव और शहरों में किए गए हाउस होल्डर कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2022-23 सर्वे में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो ये डायरेक्ट फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान रखना है। राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। जो गांव और शहरों में किए गए सर्वे हैं 22-23 में, इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। किसने सर्वे किया है? तो NSSO ने किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य सरकार अधिकतम कितनी सब्सिडी देगी? तो रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है उसमें राज्य सरकार अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। दोस्तों ये तो थे आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ फैक्ट। दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में फैक्ट पूछे जाएंगे और वही फैक्ट आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर हम लगातार लेके आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। दोस्तों आप लगातार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने 1857 की क्रांति को शुरू कर रखा है। शुरुआत का जो फेज है वो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कहाँ कहाँ छावनियाँ थी और उस छावनियों में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे और वहाँ पर कौन सी टुकड़ियाँ काम करती थी और उस समय कौन कौन से शासक थे। ये हमने प्रारंभ में देखा था किस प्रकार राजस्थान में क्रांति शुरू होती है, भारत में क्रांति को क्या क्या डेट थी, ये हमने पहले फेज में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको 1857 की क्रांति का वीडियो मिलेगा स्टैटिक जीके में। आज हम बात करते हैं कि ये जो पहला फेज हमने पढ़ लिया था, अब दूसरे फेज पे बात करते हैं। दूसरे फेज पर राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी कहाँ है दोस्तों? अजमेर के अंदर है। यहाँ 28 मई 1857 को राजस्थान में दोस्तों पूरे देश के अंदर क्रांति की जो डेट थी 31 मई रखी गई थी, लेकिन मेरठ की छावनी में 10 मई से क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन राजस्थान में क्रांति शुरू होती है 28 मई 1857 को। कौन सी छावनी से दोस्तों? नसीराबाद छावनी से। अब क्या हुआ दोस्तों, जब मेरठ की छावनी से क्रांति शुरू हुई थी तो मेरठ से कुछ सैनिक टुकड़ियां जो है वो अजमेर, जहां पर अंग्रेजों का शस्त्रागार रखा हुआ था, उस शस्त्रागार की सुरक्षा करने के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब 15 NI टुकड़ी जो है वो वहां पर लगाई गई थी अजमेर के अंदर जो शस्त्रागार रखा हुआ था उसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों। लेकिन जैसे ही क्रांति की सूचना मिलती है राजस्थान में तो वहाँ के एजेजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने क्या किया, ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा में लगी हुई थी उनको वहाँ से हटा दिया और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद छावनी भेज दिया। और जो शस्त्रागार था अजमेर के अंदर सुरक्षित अंग्रेजों का खजाना, उसके चारों ओर यूरोपीय लोगों को लगा दिया गया। अब जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को वहाँ से दोस्तों जब हटाया तो उन लोगों को रोष आ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम पर जो है अंग्रेजों का विश्वास नहीं है, हम लगातार इनका शो कर रहे हैं फिर भी ये हमारे पर विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए कुछ क्वेश्चन जवाब हुए सामने से और इससे कुछ सैनिक नाराज हुए और नसीराबाद के अंदर क्रांति की प्रक्रिया जो है 28 मई 1857 को शुरू हो जाती है दोस्तों। कहते हैं कि वहाँ पर जो
कर्नल थे। एक का नाम आता है जो मेजर थे, मेजर स्पोर्टिस वुड का, और एक है कर्नल न्यूबरी। इन दोनों को जो सैनिक थे उन्होंने, जो छावनी के सैनिक थे उन्होंने मार दिया था। किस किस को दोस्तों? मेजर स्पार्टिस वुड को और कर्नल न्यूबरी मारे गए थे। और क्रांतिकारी सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार किया और शस्त्रागार को लूट लिया था दोस्तों। और कहते हैं कि यहाँ से लूटने के बाद वो दिल्ली की ओर चले गए थे। तो नसीराबाद आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सबसे पहली जो क्रांति होती है किस छावनी में होती है? नसीराबाद में। कब होती है दोस्तों? 28 मई 1857 को होती है। और यहाँ पर जो कौन से जो अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं? तो मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी जो है वो मारे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले से एक फैक्ट्री, इन फैक्ट्री काम करती थी, वो 30 एनआई थी, और 15 एनआई जो शस्त्रागार अजमेर से आई थी, मतलब 15 एनआई और 30 एनआई दोनों टुकड़ियों ने मिलकर यहाँ पर सैनिक विद्रोह किया था। उसके बाद दोस्तों दूसरी राजस्थान में जो क्रांति होती है वो होती है नीमच में। दोस्तों उस टाइम जो नीमच क्षेत्र था वो राजस्थान के एरिया में आता था, लेकिन आज जो नीमच क्षेत्र है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे 3 जून 1857 को क्रांति होती है नीमच के अंदर। नीमच के अंदर जो दोस्तों कर्नल था, मेजर था, उसका नाम था कर्नल एबोट, कर्नल एबोट। और दोस्तों यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे वो थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कहते हैं कि कर्नल एबोट जो है वो सभी सैनिक लोग थे, उनको शपथ दिला रहा था कि इस तरह से भारत में क्रांति शुरू हो गई है, हम सभी को आपस में मिलकर रहना है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको अपने स्थान में प्रवेश नहीं देना है, और इस जो बाहर से आक्रांता आ रहे हैं उनको बाहर निकालना है। इस तरह की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। तभी मोहम्मद अली बेग ने कहा कि कुछ क्वेश्चन जवाब पूछ लिए। अवध का क्वेश्चन जवाब उनके सामने आया, बेगम हजरत महल का, जिसने अंग्रेजों ने जानबूझकर अपनी कूटनीतिक चाल से उनके क्षेत्र को हड़प लिया था, तो वो भी वचन भंग थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जवाब होने के बाद मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने मिलकर कर्नल एबोट सही जवाब नहीं दे पाया तो कर्नल एबोट की कहते हैं हत्या कर दी, और यहाँ से नीमच से 3 जून 1857 को क्रांति शुरू हो जाती है। अब क्या था दोस्तों, जब कर्नल एबोट की हत्या हो जाती है तो उस छावनी के अंदर 40 व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी, उनके बाल बच्चे ये थे। अब क्रांतिकारियों ने कहा कि इन 40 जो अंग्रेज के अधिकारियों के बाल बच्चे उनको भी मार दिया जाए। इसलिए ये जो 40 व्यक्ति थे वो नीमच से भाग जाते हैं। नीमच से भागने के बाद आपको पता है दोस्तों, नीमच जो क्षेत्र है वो राजस्थान की सीमा के पास लगता है। उस टाइम तो राजस्थान में था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश और राजस्थान आपस में सीमा साझा करते हैं। तो एक क्षेत्र पड़ता है, एक स्थान का नाम है डुमला गांव। डुमला गांव कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ तक ये 40 जो अंग्रेज व्यक्ति थे, बाल बच्चे थे, वो आ जाते हैं। अब जब डुमला गांव चित्तौड़गढ़ में आ जाएंगे दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। तो सावर्स को यह सूचना मिलती है। अब दोस्तों सावर्स के पास इतनी सेना नहीं थी कि नीमच से पीछे से आ रही क्रांतिकारियों का मुकाबला कर सके, इसलिए सावर्स ने किसके पास संदेश भेजेंगे? जहां चित्तौड़गढ़ का जो शासक था, शासक कौन था उस समय? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ जाता है और उन 40 जो भागे हुए अंग्रेज लोग थे उनको सुरक्षित स्थान पर लाता है, डुमला गांव चित्तौड़गढ़ में रोकता है, और उसके बाद उन्हें जग मंदिर में शरण दे देता है। तो नीमच से उसके बाद जो सैनिक थे, कुछ 40 अंग्रेज व्यक्ति उनको मिलते नहीं है। उसके बाद नीमच से वो शाहपुरा आ जाते हैं दोस्तों, शाहपुरा से निबा हेड़ा आते हैं, निबा हेड़ा आते हुए देवली की छावनी में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से नीमच की जो छावनी है उसमें क्रांति होती है। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो क्रांति होती है राजस्थान में वो होती है देवली की छावनी में। देवली की छावनी में क्रांति होती है 5 जून 1857 को। तो ये देवली में अभी मैंने देखा कि आपने देखा होगा कि देवली में किस तरह से वही नीमच से भागे हुए जो सैनिक अधिकारी थे, क्रांतिकारी थे, वो आते हैं और यहाँ पर छावनी में क्रांति करते हैं, शस्त्रागार को लूट लेते हैं, अंग्रेज अधिकारियों को मार देते हैं। उसके बाद दोस्तों घटना जो घटित होती है छावनी में होता है एरिनपुरा। एरिनपुरा जो दोस्तों क्षेत्र है वो पाली बेल्ट का है, पाली जोधपुर बेल्ट का ये जो मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर एक छावनी थी एरिनपुरा। इस एरिनपुरा छावनी के अंदर क्रांति होती है दोस्तों 31 अगस्त 1857 को। डेट आपको ध्यान रखना है, पहली कब हुई थी? 28 मई 1857 को, दूसरी 3 जून 1857 को, और देवली के अंदर 5 जून को, और एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को। अब दोस्तों ये जो एरिनपुरा छावनी थी, यहाँ पर जोधपुर लीजन टुकड़ी कार्य करती थी, जोधपुर लीजन टुकड़ी। कहते हैं दोस्तों एरिनपुरा छावनी में एक नारा दिया गया था, क्योंकि पूरे भारत में एक नारा चलता था, मारो फिरंगी। जब मेरठ में छावनी हुई थी तो मेरठ के सैनिकों ने एक नारा लगाया था, मारो फिरंगी। फिरंगी का मतलब होता था दोस्तों अंग्रेज, अंग्रेजों को मार दो। तो एरिनपुरा छावनी में इसी नारे को थोड़ा सा चेंज किया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये जो नारा था वो किस सैनिक टुकड़ी का था और कहाँ की छावनी थी? तो एरिनपुरा की छावनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर यह नारा लगाया गया था। जोधपुर लीजन टुकड़ी यहाँ पर दोस्तों कार्य करती थी। अब देखो दोस्तों उसके बाद इस एरिनपुरा छावनी में जो युद्ध कारण बनता है, क्या बनता है? क्यों? शिवनाथ सिंह एक क्रांतिकारी था। कहते हैं कि शिवनाथ सिंह जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह के पास आ जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह शिवनाथ सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को शरण दे देते हैं। ये बात जोधपुर लीजन टुकड़ी के व्यक्तियों को पता चलती है, क्योंकि वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था दोस्तों? मैकमोसन। और वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था तख्त सिंह। एरिनपुरा सैनिक छावनी जो थी उस टाइम वहां का शासक कौन था जोधपुर का? वो था तख्त सिंह।
और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था, वो मेकमोहन था। तो मेकमोहन क्या करता है, तख्त सिंह को ऑर्डर देता है कि इस तरह से ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी है, आप सेना लेकर जाएं और उससे जो ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ का था, जो तो पाली का शासक था, उसको पाली वहां से छीन लिया जाए। तो इसलिए तख्त सिंह के साथ कुछ सैनिक आते हैं और पूरी सेना जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह के दरबार में आ जाती है। अब ठाकुर कुशाल सिंह के पास कुछ सैनिक थे और पहले से वो तैयार थे युद्ध के लिए। तो पहला युद्ध होता है दोस्तों, दो युद्ध होते हैं ठाकुर कुशाल सिंह के, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, ये बिथोड़ा है कहाँ, पाली के अंदर है। पहला युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध जो है दोस्तों, वो किस किस के बीच में होता है, एक तरफ है ठाकुर कुशाल सिंह और दूसरी तरफ है दोस्तों जोधपुर के, मतलब एरिनपुरा जो छावनी थी उस टाइम वहां के शासक थे तख्त सिंह, इन दोनों के बीच में होता है। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर कौन विजित हो जाता है, ठाकुर कुशाल सिंह ये युद्ध जीत जाता है। अब दोस्तों इस युद्ध के अंदर जो तख्त सिंह था जोधपुर का किलेदार जिसका नाम था अनार सिंह, कई जगह ओनाड सिंह लिखा है, दोनों एक ही मतलब। अनार सिंह का क्या कर देते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा गर्दन काट दी जाती है और इस अनार सिंह की गर्दन को पूरी सभा में घुमाया जाता है। और इस टाइम जो तख्त सिंह के साथ अंग्रेज अधिकारी भी आया था, हितकोट भी आया था, लेकिन हितकोट अपनी जान बचाकर बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भाग गया था। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने ज्यादा देर नहीं की, अंग्रेजों ने सोचा ठाकुर कुशाल सिंह का अगर जुगाड़ नहीं किया गया तो आगे ये घातक सिद्ध हो सकता है राजस्थान में, इसलिए उन्होंने कम टाइम में फिर से ये खबर किसके पास भेजी, मेकमोहन के पास। अब मेकमोहन ने तो भैया कहा मेरे पास तो इतनी सेना है नहीं, तो मेकमोहन ने डायरेक्ट इसकी जो खबर है वो किसके पास पहुंचा दी, एजीजी के पास। राजस्थान में एजीजी कौन थे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ठीक है मैं खुद आता हूं। जॉर्ज पैट्रिक खुद आता है, प्लस में मेकमोहन को साथ में लेता है, प्लस में जो तख्त सिंह के सैनिक थे उनको साथ में लेता है और ठाकुर कुशाल सिंह को हराने के लिए पाली की ओर कूच कर जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। पहला बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को होता है, 10 दिन बाद ही दूसरा युद्ध हो जाता है 18 सितंबर 1857 को। अब कहते हैं दोस्तों चेलावास के युद्ध को गोरा काला युद्ध भी बोलते हैं, मतलब एक तरफ अंग्रेज दूसरी तरफ भारतीय, तो इसको गोरा काला युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में ये युद्ध होता है, लेकिन दोस्तों इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह जीत जाते हैं और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जो तख्त सिंह थे वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस निकलते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट था मेकमोहन, वो ठाकुर कुशाल सिंह के हाथ में आ जाता है और वही काम ठाकुर कुशाल सिंह मेकमोहन की गर्दन को काट देते हैं। और जो आउवा का किला था दोस्तों पाली में, उसके दुर्ग के फ्रंट पेज पर लटका दिया जाता है ताकि आगे कोई इस प्रकार की अनहोनी ना करे, इसलिए उस दुर्ग के बाहर मेकमोहन पॉलिटिकल एजेंट था, उसका सिर लटका दिया जाता है। दोस्तों ये जो खबर थी अंग्रेजों में सनसनी पैदा कर दी थी ठाकुर कुशाल सिंह वाली बात, और उनको लग रहा था कि राजस्थान की स्थिति और बिगड़ सकती है अगर इसका कुछ नहीं किया तो। इसलिए अंग्रेज जितने भी अलग अलग राजस्थान में काम कर रहे थे सभी को एक साथ मिलाया, एक बड़ी फौज तैयार की गई और इस फौज का दोस्तों नेतृत्व दिया गया कर्नल होम्स को, जो काफी एक कुशल अंग्रेज शासक था। उस कर्नल होम्स को दिया गया और प्लस में जितने भी छोटे मोटे रियासतें थी, किंगडम थे राजस्थान में बिखरे हुए, उन सभी सैनिकों को साथ में मिलाते हुए पाली की ओर कूच कर दिया जाता है। अब इतनी बड़ी सेना को देखकर ठाकुर कुशाल सिंह घबरा जाता है दोस्तों। ठाकुर कुशाल सिंह के पास नाम मात्र के कुछ क्रांतिकारी थे, कुछ सैनिक थे, इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना उसके लिए बस का रोग नहीं था। इसलिए ठाकुर कुशाल सिंह क्या करता है, आउवा के किले की बागडोर जो है वो अपने छोटे भाई पृथ्वीराज को सौंप कर वहां से नीमच की तरफ चला जाता है। अब पृथ्वीराज बचा, इधर कर्नल होम्स सेना लेके आया, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत चुटपुट लड़ाई हुई और पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से आउवा जो था वो वापस अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो अब ठाकुर कुशाल सिंह का क्या करें, ठाकुर कुशाल सिंह नीमच आया, कुछ टाइम के लिए नीमच रहा, उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह को बार बार प्रेशर होने की वजह से ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों 8 अगस्त 1860 ईस्वी के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया। कब, 8 अगस्त 1860 में। उसके बाद दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने कहा मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ये आरोप ये था कि ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी, लेकिन दी नहीं दी इसका कोई रीजन नहीं मिला, कोई कारण नहीं मिला, इसलिए ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ कोई इसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए उसने तो मुकर किया कि मैंने तो क्रांतिकारियों को शरण नहीं दी, मेरे घर के बाहर सैनिक आए तो मैं तो लड़ाई करूंगा। इस बात को लेकर दोनों के किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला, तो एक टेलर आयोग बिठाया गया। 1860 में ठाकुर कुशाल सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए एक टेलर आयोग आया। टेलर आयोग ने कुछ टाइम बाद अपनी सिफारिश की, अपनी जो न्यूज थी वो प्रकाशित की कि ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो निर्दोष है। इसलिए ठाकुर कुशाल सिंह को नीमच से रिहा कर दिया जाता है। जोधपुर का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह लास्ट में कुछ टाइम के लिए उदयपुर में रहते हैं। 1864 में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की कुछ छावनियों के बारे में आपको जिक्र किया स्टैटिक जीके में, जिसमें हमने नसीराबाद, नीमच की छावनी, देवली की छावनी और एरिनपुरा की छावनी पढ़ी है। एक दो छावनी और बची है दोस्तों, उसके बाद जो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लगातार आप चैनल पर विजिट करते रहें।
और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो आपके पास ये सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।